महाभारत का युद्ध कब हुआ था? मूल अंग्रेजी पुस्तक के लेखक श्री नीलेश ओक, हिंदी लेखन डॉक्टर प्रकाश मोघे। अध्याय 3, खगोल शास्त्र की मूल बातें। खगोल शास्त्र ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसकी किरणों से बहुत दूर से जो ग्रह हैं उनसे आती हुई किरणें एक जो उनको देख रहा है उसको एक प्रकाश देती हैं, एक बात बताती हैं, बहुत ही हल्का सा आवाज़ दें लेकिन बहुत ही शुद्ध और लगातार उसके आपको आंकड़े देती है जो कि किसी तरह के घमंड और पूर्वाग्रह से दूर होते हैं। जॉन प्लेफेयर। इस अध्याय में मैं पाठकों के लिए जो खगोलीय जो दृश्य खगोल विज्ञान है, विजुअल एस्ट्रोनॉमी, उसके कुछ आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करूंगा जो कि हमें जो विभिन्न प्रयोग किए हैं, जो परिणाम आए हैं और जो हमने उसके निष्कर्ष निकाले हैं इस पुस्तक में, उनको समझने में आपको मदद करेगा। जो पाठक हैं वो पाठक जो कि इन बातों को जानते हैं, जो बेसिक जो आधारभूत बातें अगर खगोल विज्ञान की जानते हैं तो वो आराम से इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। लेकिन जो इस विधा के लिए नए हैं, जो खगोल शास्त्र के लिए नए हैं, उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि आप टिके रहें इस चैप्टर के ऊपर और एक बार दो बार पढ़ें उसको, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो। ये अध्याय और इसका अगला अध्याय आपको बहुत आवश्यक है। इस पूरी किताब की जो आधारभूत रचना है उसको समझने के लिए और उसका आनंद उठाने के लिए आपको यह अध्याय और अगला अध्याय समझना आवश्यक है। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप थोड़ा उसको फिर से ध्यान दें और आपको वो बात समझ में आ जाएगी। और मैंने जानबूझकर और बहुत सख्ती से अपना जो अध्ययन है या अपने जो कहने की जो सीमा है उसको बिल्कुल कम से कम शब्दों में, कम से कम खगोल शास्त्र की भाषा में लिखा है। लेकिन इतना ज़रूर लिखा है कि जो भी एक आम आदमी है जिसको ये बातें समझना है, जिसको प्रयोग समझना है, जो ये सारे तर्क समझना है और जो विभिन्न मैंने उसके विवरण दिए हैं वो समझना है, उनके लिए ये पुस्तक को समझना बहुत आवश्यक है। मैंने बहुत मूल अवधारणाएं, मूल परिभाषाएं दी हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं अत्यधिक परिष्कृत या भाषा उपयोग मैंने नहीं किया है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल, जिसको कहते हैं तकनीकी रूप से गणितीय आधार लेके मैंने किसी भी घटना को वर्णन नहीं किया है। और सारे जो खगोलीय बातें समझाई गई हैं वो उत्तरी जिसको कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो उत्तरार्ध है या पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है, उसके संदर्भ में समझाई गई है। और ये सारी दुनिया में ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो भी खगोल शास्त्र का अध्ययन करते हैं उनमें, कि जो भी सारे चर्चाएं होती हैं, जो भी मौसमों के बारे में और ऋतुओं के बारे में और जो अधिकतम दिवस और न्यूनतम दिवस और ये सारी जो चर्चाएं होती हैं वो हमेशा उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में होती हैं। और ये सभी जगह, मतलब भारतीय खगोल शास्त्र में भी है और पश्चिमी खगोल शास्त्र में भी यही सिद्धांत चलता है। हालांकि दृश्य खगोल विज्ञान में बहुत सारी चीज़ों का समावेश हो सकता है, लेकिन इस किताब की दृष्टि से हमने बहुत अच्छे से कुछ कम बातें समझाई और हमारा जो सारा ध्यान रहा है, फोकस रहा है, वो बहुत विशिष्ट विषयों पर रहा है, जैसे कि तारों की गति और विभिन्न ग्रहों की गति, चंद्रमा की गति, सूर्य की गति और महाभारत में जो नक्षत्र बताए गए उनका अध्ययन और सूर्य की परिधि, सूर्य की परिक्रमा का जो सूर्य का परिक्रमा का क्षेत्र और इस तरह के जो सारे ग्रह हैं उनके परिक्रमा पे ही ये आधारित है। और साथ ही में जो सोलेस्टिसेस अर्थात उत्तर का मतलब अंतिम छोर और दक्षिण का अंतिम छोर और साथ ही में इक्विनॉक्स मतलब जब दिन रात बराबर रहते हैं, इन सबको, और साथ ही में नॉर्थ कैलेस्टियल पोल मतलब जो उत्तरी आकाशीय ध्रुव और इस तरह की प्रमुख बातों पे ही हमने हमारा ध्यान रखा है। पृथ्वी की गति, कोई भी गति जो होती है वो सापेक्ष होती है
और वो किसके संदर्भ में है वो हमको स्थापित करना आवश्यक होता है। किसी के संदर्भ में कोई भी मोशन होता है। जो पृथ्वी की जो गति है या पृथ्वी का जो रोज ये परिक्रमा करती है वो सूर्य के संदर्भ में करती है, और जो तारों से जड़ी जो आकाश है उसके बैकग्राउंड में करती है या उसके पृष्ठभाग में करती है। पहला फिगर रेफरेंस में जो पहला फिगर दिया है वो एक व्यवस्थित आपको एक चित्र बताता है कि पृथ्वी का जो गति है या पृथ्वी का जो दूरी पे घूमती है उसके बारे में एक चित्र दिया गया है। इस सर्कल में या इस वृत्त में जो ठोस रेखा बताई गई है और जो सर्कल है उसके सॉलिड लाइन एट द बॉटम ऑफ द स्फीयर। एक आप ऐसा एक कल्पना हमको करनी है कि कोई ऐसी लाइन है जो कि इस सर्कल के थ्रू पास करती है, और ये इमेजनरी लाइन ये जो काल्पनिक रेखा है इसको हम क्रांतिवृत्त पृथ्वी का क्रांतिवृत्त कहते हैं या इक्लिप्टिक ऑफ द अर्थ कहते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते जाऊंगा क्योंकि कई हमारे हिंदी के लेखक पाठक भी हैं जिनको टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी की अच्छी लगती है, इसलिए। और ये जो इक्लिप्टिक है ये हमारे प्लेन ऑफ रेफरेंस है, मतलब इसके संदर्भ में हम सारा मोशन करेंगे या इसके संदर्भ में हम सारे जो उसका अध्ययन करेंगे। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पे काल्पनिक रेखा है जिसके ऊपर पृथ्वी झुकी हुई है, अपनी अक्ष पे झुकी हुई है, और पृथ्वी के ये सूर्य के गोल चक्कर लगाती है। दरअसल में अंडाकार चक्कर लगाती है, लेकिन उसको गोल चक्कर समझाया जाता है, जबकि वो असल में अंडाकार चक्कर लगाती है। और एक कोण के साथ पृथ्वी झुकी हुई है जिस कारण अलग अलग जगह पे सूर्य का प्रकाश अलग अलग तरीके से पड़ता है। और पृथ्वी इसी झुके हुए कोण से सूर्य के चक्कर 24 घंटे में अपनी परिधि पे एक चक्र पूर्ण करती है, और इसको पृथ्वी की प्रतिदिन का अपने अक्ष पे घूमना कह सकते हैं। और ये जो कोण है ये 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री का है, और इस तरह से पृथ्वी अपने कक्ष पे घूमती है, खुद अपनी दूरी पे खुद एक चक्कर लगाती है, और साथ में सूर्य की भी एक परिक्रमा 365 दिन में या करीब 365 दिन में या एक वर्ष में पूर्ण करती है। पृथ्वी का अपनी दूरी पे घूमना दिन और रात का कारण बनता है या दिन और रात उसके कारण होते हैं। और पृथ्वी जिस कोण से सूर्य के सापेक्ष में घूमती है, एक इक्लिप्टिक मतलब अंडाकार जो घूमती है सूर्य की तरफ, सूर्य के आसपास, उस कारण अलग अलग ऋतुएं होती हैं। उस कारण दिन और रात अलग अलग जगह पे अलग अलग ड्यूरेशन के, अलग अलग समय के होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं। कहीं दिन लंबा होता है, कहीं छोटा होता है। उसका प्रमुख कारण, उसका एकमात्र कारण यही है। और पृथ्वी जो है ये लड़खड़ाती है और हिलती है और घूमती है, और ये सब अपना उसका जो एक ऑर्बिटल पाथ है या उसका जो एक परिक्रमा कक्ष है सूर्य के आसपास, उसके ऊपर ये घूमती है। और पृथ्वी स्वयं के प्रति एक बार दिन में घूमती है, सूर्य के करीब, सूर्य के अराउंड या सूर्य के आसपास एक चक्कर पूरा एक साल में करती है। और पूरा जो इसका वॉबलिंग साइकिल है उसको 26,000 सालों में पूरा करती है। और नोडिंग, ये टेक्निकल टर्म से मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, वॉबलिंग साइकिल जो है वो 26,000 सालों में पूरा करती है, और नोडिंग साइकिल 41,000 सालों में पूरा करती है। ये पृथ्वी की गति है। हम जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि इसके उल्टा पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। फिर भी सूर्य की कुछ दूरी अगर पृथ्वी के करीब हम माने या पृथ्वी के सापेक्ष में हम माने, तो ये हमको जो हमारी दृश्य खगोल विज्ञान है इसको समझने में बहुत मदद करती है। विशेष इन जनरल, वैसे सामान्य तौर पे, और विशेषतः महाभारत के संदर्भ में उसको समझने में हमें बहुत मदद करती है। और इसी तरह से मैं जो पाठक हैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वो इसी तरह से जो तारों का और ग्रहों का, चंद्रमा का, इन सब का जो
जो गति है या इन सब का जो मोमेंट है या इन सब का जो घूमना है अपनी धुरी पे या एक दूसरे के संदर्भ में, उसको इसी तरह से लें। इसी तरह से पाठक से हमारा निवेदन है कि वो हमेशा ध्यान में रखे, जो भी हम ऋतु परिवर्तन की बात कर रहे हैं या जो भी हम खगोलीय बातें कर रहे हैं, वो सब तरह से जो उत्तरी उत्तरार्ध है, पृथ्वी का उत्तरार्ध जिसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। और जो उत्तरार्ध में होता है वही दक्षिणार्ध में होता है, उसके ठीक उल्टे समय पे दक्षिणार्ध में होता है। और हकीकत में अगर मैं आपको बहुत स्पष्टता से बोलूं तो ये कोई बहुत बुरी विचार नहीं है कि जो भी दक्षिण ध्रुव में दक्षिणार्थ में हो रहा है या भूमध्य रेखा के नीचे हो रहा है, उसको आप पूरी तरह से भूल जाएं तो भी कोई उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप जो भी ऊपर हो रहा है उसी का मिरर इमेज नीचे हो रहा है, इसलिए उसमें कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम देखें कि जो इक्विनॉक्सेस हैं और सोलिस्टिसेस हैं, उनके बारे में अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सादी भाषा में हम बोलें तो जो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन या सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात, ये जो दो घटनाएं होती हैं, इसको हम सोलिस्टिसेस कह सकते हैं, जिसको हम दक्षिणायन बिंदु और उत्तरायण बिंदु भारतीय भाषा में या अपने हिंदी की शब्दावली में अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं। और उसका प्रमुख कारण ये है कि जो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे झुकती है, और वो जब सूर्य की तरफ सबसे ज़्यादा झुकी हुई रहती है तब सबसे लंबा दिन होता है, और पृथ्वी सबसे ज़्यादा जब सूर्य से दूर झुकी हुई रहती है तब सब से छोटा दिन होता है। और इनको हम दक्षिणायन बिंदु और उत्तरायण बिंदु या समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। और दरअसल अगर हम शब्दकोश से लें तो सॉल्स्टिस शब्द का अर्थ है कि सूर्य स्थिर खड़ा हुआ है, सूर्य स्थिर खड़ा हुआ है। दरअसल ये जो स्थिति होती है सूर्य की, इसकी ऐसी इसलिए होती है कि जब एक कक्ष से पृथ्वी दूसरे कक्ष में जाती है, जैसे कहते हैं हम कि अब दिन लंबे होने वाले हैं या हम कहते हैं दिन छोटे होने वाले हैं, तो एक स्थिति चलती है जब आके सूर्य की एक स्थिति होती है, उसके बाद सूर्य की स्थिति बदलती है। तो वहाँ से हम जिसको कहते हैं कि उत्तरायण सूर्य का होना या दक्षिणायन होना जो कहते हैं, तो यहाँ से इसीलिए उसको कहा जाता है कि सन स्टैंड स्टिल, मतलब उस बिंदु पे सूर्य जो है वो स्थिर खड़े हुए हैं, और इसलिए एक मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस है या एक बिंदु है जहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से कम हुआ, यहाँ से ज़्यादा हुआ, इसलिए उसको सोलिस्टिस कहा जाता है। और इसी तरह से दिन रात का समान होना या इक्विनॉक्स जिसको कहते हैं, ये भी ऐसी स्थिति आती है कि जब पृथ्वी किधर भी सूर्य से दूर नहीं होती या दोनों तरफ इक्वली इंक्लाइंड रहती है, और सूर्य जो है ये पृथ्वी के ठीक ऊपर रहते हैं या जो भूमध्य रेखा है उसके ठीक ऊपर रहते हैं, इसलिए दोनों तरफ उनका प्रकाश एक जैसा पड़ता है, इसलिए वहाँ पे उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं, जहाँ पे दिन और रात बराबर माने जाते हैं। और हम इसको इस तरह से भी मान सकते हैं कि ये जो है इक्विनॉक्स की जो स्थिति है ये समान लेंथ दिखाता है दिन और रात की, क्योंकि उसके दोनों तरफ सूर्य के समान प्रकाश होने के कारण दिन और रात की अवधि समान रहती है। और इक्विनॉक्स की जो स्थिति बनती है ये दो बार तब बनती है जब सूर्य जो है, ये जो खगोलीय वृत्त है, कैलेस्टियल स्फीयर है, इसमें जो खगोलीय मध्य रेखा है और जो क्रांति वृत्त है, इनका जो इंटरसेक्शन होता है या जो हम एक दूसरे को काटते हैं, तो दो बार सूर्य उनको एक बार दो विरुद्ध दिशाओं में सूर्य इनको कट करते हैं, या सूर्य इनके वहाँ पे होते हैं, उनके मिलन बिंदु पे होते हैं, और इन दो मिलन बिंदुओं को दो एक्सट्रीम पॉइंट कहा जाता है, और इनको वसंत समाप्त कह सकते हैं, वर्नल पॉइंट या वसंत समाप्त कह सकते हैं, और ऑटोमनल पॉइंट या शरद समाप्त कह सकते हैं। और इस तरह से ये इक्विनॉक्स की स्थिति साल में दो बार बनती है। उत्तरी ध्रुव, खगोलीय उत्तरार्ध या खगोलीय उत्तरी ध्रुव वह स्थिति है जो कि पृथ्वी की अक्ष में, पृथ्वी की एक्सिस में सीधे जाके जो जब नॉर्थ में जाती है या उत्तर की दिशा में जाती है, वहाँ पे जाके जो अंतिम बिंदु होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और उसके आसपास अगर कोई बड़ा नक्षत्र होता है, तारा होता है, तो उसको ध्रुव तारा कहते हैं। और ये जो तारा है ये बहुत ही चमकदार और बहुत ही स्पष्ट तौर से दिखता है और बहुत ही प्रमुखता से दिखता है। और इसकी जो स्थिति है ये करीब करीब पृथ्वी की जो रेखा है, पृथ्वी की जो
खगोलीय रेखा है, खगोलीय अक्ष है, उसकी रेखा में होती है। और दूसरे तारे जो होते हैं वो इसके सापेक्ष में अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं और रात में वो बहुत अच्छे से दिखते हैं। और ये सभी तारे जो नॉर्थ पोल या ध्रुव तारा है उसके करीब 24 घंटे में परिक्रमा पूर्ण करते हैं और इसी को दैनिक गति कहते हैं। कौन सा तारा या नक्षत्र ध्रुव तारा होगा ये पृथ्वी की स्थिति पर निर्भर करता है और पृथ्वी के अक्ष के अनुसार ये निर्धारित होता है। और वर्तमान में पोलरिस जो है ये उत्तर ध्रुव का तारा है, लेकिन अब समय के साथ 4000 ईसा के बाद, मतलब अभी 4000 AD, मतलब अभी जैसे 2021 चल रहा है, 4000 में जाके ये बदल जाएगा और समय पे इराई या गामा सेफेई जिसको टेक्निकल नाम है वो ध्रुव तारा बन जाएगा। ग्रहण ऐसी खगोलीय घटना है जहाँ पे एक जो खगोलीय कैलेस्टियल बॉडी कहना चाहिए या खगोलीय पिंड जो है वो दूसरे के अंशतः या पूर्णतः दूसरे की छाया में चलता है। जो पृथ्वी से देखे जा सकते हैं ऐसे दो प्रमुख ग्रहण जो हैं वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब जो चंद्र है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में चलता है या सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पे आता है उसको बीच में आकर रोक देता है। और अधिकतर करके इसके समय में एक रिंग सी दिखती है, उसके पीछे एक ऐसा वलय ऐसा दिखता है और सारे आकाश को ये अंधेरा कर लेता है, अंधार में कर लेता है या अंधेरा हो जाता है। और चंद्र ग्रहण जो होता है ये उस समय होता है जब जो चंद्र है ये पृथ्वी की छांव में जाता है रात के समय और ये जो चंद्रमा है उसका जो व्यू है या उसको जो हम देखते हैं वो धीरे धीरे दिखना कम हो जाता है और बाद में पूर्ण तरह वो दिखना बंद हो जाता है, कहीं अलग जगह पे अलग होता है। और जो ग्रहण होते हैं भले ही वो चंद्र ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, ये तभी होते हैं जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन में हो लेकिन अलग अलग दिशा में वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। अगर चंद्रमा जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है और उस कारण जो सूर्य का जो दर्शन है या सूर्य का जो हम देखते हैं उसके कुछ अंशों को ये रोक लेता है और इस कारण ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमको दिखाई देता है। इसके ठीक उल्टा अगर पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और उस कारण पृथ्वी जो है ये सूर्य से जो प्रकाश चंद्रमा को जाता है उसको रोक लेती है, इसलिए वो चंद्रग्रहण की तरफ मतलब वैसे चंद्रग्रहण होता है। और चूंकि जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मूलतः सूर्य का ही प्रकाश है और सूर्य से जो परावर्तित होकर आया है वही प्रकाश है और इसलिए हमको उस स्थिति में चंद्रग्रहण की स्थिति बनती है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। चूँकि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के हर 28 दिन में एक चक्कर लगा लेता है, तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि हर 28 दिन पे चंद्र ग्रहण होना चाहिए, हर 28 दिन पे सूर्य ग्रहण होना चाहिए। जबकि चंद्रमा नया होता है या चंद्रमा की कला फिर से शुरू होती है, उस समय हमको हर बार एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण हमको दिखना चाहिए अलग अलग समय पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी, जो सूर्य की, चंद्रमा की और सूर्य की और पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, मतलब जो घूमने की कक्षा है वो अलग अलग है, वो एक ही लाइन में नहीं घूमते हैं। और इसलिए जो ये ग्रहण की जो स्थिति बनती है या ग्रहण की जो एक होता है ये इतना ज़्यादा बार बार नहीं होता है, क्योंकि वो सब एक रेखा में आना बहुत ज़रूरी है। जबकि वो अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं और अपनी अपनी कक्षा में घूमते हुए बहुत धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो एक ही लाइन में आ जाएं। और इसलिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जो, हालांकि चंद्रमा महीने में हर 28वें दिन पृथ्वी के एक चक्कर पूरे करता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन ये तीनों एक लाइन में आए ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनकी अपनी अपनी घूमने की कक्षा है और अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं और बहुत धीरे धीरे एक वक्री जो वो एक कोण से घूमते हैं, तो बहुत कम समय ऐसा होता है जबकि उनकी कक्षाएं एक स्थिति में आ जाएं। एक बहुत बड़ा संयोग यह है कि सूर्य और चंद्रमा
ये पृथ्वी से एक ही आकार के दिखाई देते हैं, जबकि उनके वो सूर्य चंद्रमा से कई गुना बड़ा है। सूर्य चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है। लेकिन इसके साथ ही पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है और पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो चंद्रमा की दूरी से 400 गुना है। तो ये दोनों 400 का जो एक संयोग है कि पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है उसके तुलना में 400 गुना सूर्य दूर है, और चंद्रमा का जो आकार है उससे सूर्य का आकार 400 गुना है। इन दोनों कारणों से ऐसा होता है कि यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य एक ही आकार के दिखते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। और इसी कारण कई बार चंद्रमा जो है सूर्य को पूरा ढक लेते हैं, जबकि सूर्य उससे कई 400 गुना बड़े हैं। लेकिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए या पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए, मूलतः दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। और जो बीच में जो भी आता है, सूर्य मतलब पृथ्वी आती है, चंद्रमा आता है, उसकी छाप दूसरे पे पड़ती है और उस कारण वह ग्रहण हमको दिखाई देता है। यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ग्रहण की जो छाया होती है वो भले ही एक शंकुकार में या कोणाकार में हमको दिखती है, लेकिन उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। और असल में उसके 2 अंक होते हैं, इसको अम्बरा और पेनम्बरा कहते हैं। और जहाँ पे कि अम्बरा वो स्थिति होती है अत्यधिक गहरा काला होता है, जहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता है, और उससे हल्का शेड जो होता है वो पेनम्बरा का होता है। और इस तरह से ये 2 स्थितियाँ बनती हैं। और इसलिए ये चंद्रमा और सूर्य ग्रहण जो होते हैं, ये आंशिक जो ग्रहण होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जो कई बार पूरी तरह से ग्रहण नहीं होता है, और किसी क्षेत्र में आंशिक दिखाई देता है, किसी क्षेत्र में अलग दिखाई देता है। ये इन्हीं कारणों से होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा सीधे तौर पे पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये इतना ज़्यादा बार बार नहीं होता है जैसा कि होना चाहिए, लेकिन फिर भी साल में 2 बार कम से कम सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और हम देखते हैं कि संपूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है ये बहुत ही मतलब नसीब से होता है, बहुत ही ऐसा सौभाग्य होता है अगर संपूर्ण सूर्य ग्रहण देखने का आपको मौका मिले। जो पृथ्वी और जो चंद्रमा और सूर्य जो हैं, इनका साइज, इनके जो आकार है पृथ्वी से समान दिखते हैं, जबकि चंद्रमा जो है ये सूर्य से 400 गुना छोटा है, या सूर्य चंद्रमा का 400 गुना है। लेकिन उसके साथ ये भी सत्य है कि पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है और पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है, तो सूर्य की दूरी 400 गुना पृथ्वी से चंद्रमा से ज़्यादा है। और इसीलिए ये जो खगोलीय संयोग है, इस कारण वो ऐसा होता है कि दोनों के आकार एक जैसे दिखते हैं, जबकि उनके आकार असल में बहुत ही अलग अलग हैं। और इसी कारण जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा जो है वो करीब सूर्य को ढक लेता है और एक ऐसी रिंग सी दिखाई देती है, फिर भी छोटी सी रिंग जो सूर्य के प्रकाश पीछे से आता है, उसका एक वलय या रिंग जैसी आपकी अक्षीय स्थिति होती है, जहाँ से आप देख रहे हैं उस हिसाब से वो वलय या पूर्ण या आंशिक दिखाई देता है। अगर चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के काफ़ी करीब जब ये ग्रहण की स्थिति होती है, अगर चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है या पास में है, तो और अगर उसको पूरी तरह से कवर करता है तो हमको एक संपूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, वरना एक आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। और ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही आनंददायक और बहुत ही भव्य दृश्य होता है, जबकि पूरा दिन पूरी रात में बदल जाता है और आपको दिन दहाड़े तारे देखने में आकाश में मिलते हैं। अगर चंद्रमा पृथ्वी से दूर है ग्रहण के समय, तो फिर जो चंद्रमा की त्रिज्या है या चंद्रमा का जो आकार है वो इतना बड़ा नहीं रह जाता है कि वो सूर्य को पूरी तरह से ढक ले। इसलिए उस समय हमको एक वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, या हमको ऐसे एक वलय ऐसी अंगूठी जैसा दिखाई देता है, और उस समय उसमें वो भी बहुत अच्छा है हमको दिखाई देता है। लेकिन अगर चंद्रमा जो है ये अगर ये साइज़ के छोटे होते, जो अभी जिस साइज़ का चंद्रमा अभी जो उनका आकार है, अगर वो छोटा होता या चंद्रमा या सूर्य जो है ये पृथ्वी के ज़्यादा पास में होता, तो कभी भी पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं बनती।
इसका उल्टा अगर चंद्रमा बड़ा होता, चंद्रमा का जो साइज़ है वो अभी जो है उससे बड़ा होता, काफ़ी बड़ा होता, और तो फिर ऐसी स्थिति में उनकी जो छाया है, जो सूर्य ग्रहण की छाया है, वो बहुत बड़ी पड़ती और वो उसको देखना भी बहुत आसान हो जाता। जो चंद्रमा की छाया का जो डार्क पार्ट है वो करीब करीब 160 मील डायमीटर का होता है, 160 मील परिधि का होता है। और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है तो ये जो सर्कल है इसको पाथ ऑफ टोटलिटी या समग्रता का मार्ग कहते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए आपको ये जो संपूर्ण समग्रता का मार्ग है इसके इस रेंज में होना पड़ता है, या उस क्षेत्र में होना पड़ता है जहाँ पे ये होता है, और अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे ये क्षेत्र होता है। और ऐसा माना जाता है कि एक सामान्यतः उसी स्थिति पे जहाँ पे सूर्य ग्रहण आ जाए उसी जगह पे अगर आपको फिर से सूर्य ग्रहण देखना है, उसी जगह से आपको फिर से देखना है, तो 370 के वर्ष लगते हैं कि उसी जगह पे उन्हीं स्थिति में फिर से सूर्य ग्रहण हो। इसलिए जो खगोलीय वैज्ञानिक रहते हैं वो हमेशा उस जगह जाके उसका अध्ययन करते हैं जहाँ पे सूर्य ग्रहण का भविष्यवाणी होती है कि इस यहाँ से अच्छे से दिखेगा। 4 तरह के सूर्य ग्रहण। संपूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य को चंद्रमा पूर्ण तरह से ढक लेता है और जो सूर्य के पीछे से जो प्रकाश आता है वो पूरी तरह से चंद्रमा की छाया में ढका जाता है, और इस समय सब तरफ अंधेरा हो जाता है और दिन के समय भी तारे आप देख सकते हैं। और दूसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक ग्रहण वो होता है या अर्ध ग्रहण कहना चाहिए। अर्ध ग्रहण वो होता है जहाँ पे कि चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में तो होते हैं, लेकिन चंद्रमा का जो साइज़ है, चंद्रमा का जो आकार है वो सूर्य से छोटा होता है, और इस कारण सूर्य की बड़ा सा किरण दिखाई देती है और काफ़ी बाहर चंद्रमा के बाहर उजाला काफ़ी दिखाई देता है। एक हाइब्रिड होता है, एक मिक्स ऐसा संभ्रमित या दोनों मिला जुला होता है। उसको इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उस समय किसी जगह से वो पूर्ण ग्रहण दिखाई देता है और किसी जगह से आंशिक ग्रहण दिखाई देता है, इसलिए इसको हाइब्रिड इक्लिप्स या ऐसा सम्मिश्रित ग्रहण कह सकते हैं। आंशिक ग्रहण वो होता है जहाँ पे कि सूर्य और चंद्रमा पूरी तरह से एक रेखा में नहीं होते हैं, और इसलिए चंद्रमा जो होता है ये बहुत आंशिक रूप से सूर्य को ढकता है और अधिकतर हिस्सा सूर्य का दिखाई देता है। और ऐसा ग्रहण जो होता है दुनिया के अधिकतर हिस्सों से देखा जा सकता है। और जो टोटल इक्लिप्स होता है, ये संपूर्ण ग्रहण होता है, वो जैसे एक छोटे से क्षेत्र में दिखता है, उसके अपोजिट या उसके विरुद्ध ये पार्शियल जो आंशिक ग्रहण जो होता है ये पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हर महीने नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा की जो अक्ष है या जिस अक्ष में चंद्रमा घूमता है उसके कारण, उसकी स्थिति के कारण चंद्र ग्रहण हर महीने नहीं होता है। हालांकि ये साल में 2 बार होता ही होता है, और चंद्र ग्रहण देखना ज़्यादा आसान है बजाय सूर्य ग्रहण के। कारण उसका ये है कि चंद्रमा जो है ये काला हो जाता है या डार्क हो जाता है क्योंकि इसको सूर्य का प्रकाश मिलना बंद हो जाता है, और जब इसका रंग काला हो जाता है या इस पर प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है तो इसको कोई भी इसको जो भी उस समय चंद्रमा की दिशा में पृथ्वी का जो भी फेज रहता है, भले उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, उन सभी को उस समय जहाँ पे भी रात होती है उन सभी को वो चंद्रग्रहण देखना बहुत आसान है। मतलब करीब करीब आधी दुनिया उस समय एक साथ चंद्रग्रहण को देख सकती है। जैसा कि सूर्य ग्रहण के साथ होता है, चंद्र ग्रहण भी आंशिक और पूर्ण होता है। अगर चंद्रमा अगर पूरी तरह से अम्बरा और पेनम्बरा में अगर नहीं जाता है तो पूरी तरह से अंधारा नहीं होता है और हमको एक आंशिक चंद्रग्रहण का दर्शन होता है, आंशिक चंद्रग्रहण देखने में आता है। हालांकि ये कहना, चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा काला नहीं होता है, थोड़ा सा शेड जो होता है डार्क होता है, और पूरी तरह से वो जाता भी नहीं है अंधेरे में। इसलिए अर्थ की जो शेडो है
ये अर्थ की जो छांव पड़ती है ये दो भाग में बांटी जा सकती है। इसको अम्बरा और पेनम्बरा कहते हैं। और जो अम्बरा जो होता है उसके अंदर कोई सीधा सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा डार्क होती है। क्योंकि इसके बावजूद भी, बहुत गहरा अंधेरा होने के बावजूद भी, चूँकि सूर्य का साइज बहुत बड़ा है, सूर्य का आकार बहुत बड़ा है, और उस कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं उजाला देखने को मिलता है। पेनिम्ब्रल इक्लिप्स उस समय होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी की पेनिम्ब्रा या हल्की छाया जहाँ पे होती है वहाँ से जाता है, और उस कारण चंद्रमा पे भी हल्की सी छाया पड़ती है। एक विशेष तरह का पेनिम्ब्रल इक्लिप्स, जिसको हम कहते हैं टोटल पेनिम्ब्रल इक्लिप्स, तब होता है जब जो चंद्रमा है ये पूर्णतः पृथ्वी की जो हल्की छाया है उसके अंदर, उसके अधीन हो जाता है। और हालांकि इस तरह का ग्रहण बहुत ही कम होता है, लेकिन जब भी कभी होता है तो चंद्रमा का वह अंश या वह क्षेत्र जो कि पृथ्वी के जो अम्बरा है या जो गहरी छाया वाला क्षेत्र है उसके ऊपर जब आ जाता है तो उसके ऊपर उस कारण जो बचा हुआ चंद्रमा है उसके बजाय ज़्यादा हल्का दिखाई देता है। और एक पार्शियल लूनर इक्लिप्स या आंशिक चंद्रग्रहण तब होता है जब सिर्फ पृथ्वी जो चंद्रमा है उसका एक कोई अंश या उसका एक कोई क्षेत्र जो है ये पृथ्वी के जो गहरी छाया या अम्बरा इसको कहते हैं उसमें जाता है। और चंद्रमा जो है जब ये पृथ्वी की पूरी अम्बरा में से ट्रेवल करता है, पूरी काली छाया में से ट्रेवल करता है, तो आपको एक संपूर्ण सूर्य चंद्रग्रहण दिखाई देता है। चंद्रमा की जो गति है चंद्रमा की इस छाया में से निकलने की जो गति है ये 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की है, और ये टोटलिटी ये जो है करीब 107 मिनट इसको लगते हैं। लेकिन जो पूर्ण समय है, जो चंद्रमा का पहला दर्शन, मतलब पहला जो वो छाया में अंदर आते हैं और चंद्रमा की पूरी छाया से जो बाहर निकलते हैं, ये करीब 3.8 आवर्स या 3 घंटे और 48 मिनट या 3 घंटे 40 मिनट से ऊपर ये समय हो सकता है, जब चंद्रमा जिसको कहते हैं पृथ्वी की छाया में आने से लेके पूरी छाया से पूरी तरह से मुक्त होने के ऊपर इतना समय लगता है। और पृथ्वी और धरती इनका जो सापेक्ष अंतर है उससे भी जो ग्रहण है उसकी जो समय है उसका निर्धारण होता है या उसका सापेक्ष असर उस पर पड़ता है। विशेषतः अगर चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की पराकाष्ठा अपनी पराकाष्ठा पे अगर पृथ्वी से जितना दूर होता है, पृथ्वी की कक्षा जितना दूर होता है, उतनी उसकी स्पीड कम होती जाती है। और डायमीटर ये जो अम्बरा जो है या जो काली छाया जो पड़ती है इसके डायमीटर का डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरी तरह से जो टोटल इक्लिप्स मून जो है वो जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उससे जो समय है उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ टोटलिटी, जो संपूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण है उसकी जो अवधि है वो कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति होती है जिसको सेलेंडियन कहते हैं, जबकि सूर्य और चंद्र दोनों को हम एक समय आकाश में, दोनों का ग्रहण हम देख सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं। ऐसा तभी होता है जबकि जो सूर्य का सूर्योदय और सूर्योदय के ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक पहले दोनों समय पे अगर दोनों जो खगोलीय ग्रह हैं, चंद्रमा और सूर्य जो हैं, ये जो है पृथ्वी का जो हॉरिजन है या पृथ्वी का जो धरातल है उसके ठीक ऊपर लेकिन एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में आकाश में होते हैं, तो ऐसी स्थिति देखने को आती है। इस स्थिति को हॉरिजॉन्टल इक्लिप्स कहते हैं। और ये जो खगोलीय घटना है ये ऐसी जगह पे देखने पे आती है जहाँ पे कि पृथ्वी के उस भाग में देखने को आती है जहाँ पे कि सूर्योदय और सूर्यास्त इनका समय करीब करीब समान होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो सूर्य की रेखाओं का जो अपवर्तन होता है उसके कारण जो चंद्रमा होता है ये ग्रहण के दौरान भी ये जो पृथ्वी के अम्बरा में रहता है उसके बावजूद वो पूरी तरह से गायब नहीं होता है या पूरी तरह से दिखना बंद नहीं होता है।
अगर पृथ्वी का वातावरण, पृथ्वी का अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उसके बाद ज़रूर जो है चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता। लेकिन जो लाल रंग जो हमको दिखाई देता है उसका कारण है कि चंद्रमा की जो सूर्य का जो लाइट है वो चंद्रमा को जो सूर्य का प्रकाश जा रहा है वो बहुत ही गहरे माध्यम में से होते हुए पृथ्वी के जाता है और इस कारण उसका परावर्तन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है और वो फैल जाता है। वो जो छोटी वेवलेंथ है या छोटे जो प्रकाश की किरणें हैं या जो ज़्यादा गति से जाती हैं वो बहुत ज़्यादा उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से होके और उस कारण वो विकीर्ण होती हैं या उस कारण वो अपरिवर्तन के कारण वो जाके उस पर प्रभाव डालती हैं और इसी कारण लाल रंग हमको दिखाई देता है। ये वही तर्क है या वही कारण है कि सूर्य ग्रहण और सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो आकाश लाल दिखाई देता है ये वही लॉजिक है। क्योंकि अगर हम चंद्रमा की तरफ से देखें तो हमको सूर्य अस्त होता हुआ या उठता हुआ दिखता है पृथ्वी के पीछे से, और जितना लाल लाइट जो लाल कितना होगा ये इस पर निर्भर करता है कि जो वातावरण है पृथ्वी का या जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे ये हो रहा है उसमें कितनी धूल है। और इसी कारण जब बहुत ज़्यादा कहीं ज्वालामुखी फूटता है जिससे बहुत ज़्यादा धूल धुआं निकलता है या कभी युद्ध होता है बहुत बड़े स्तर पे तो वहाँ पे भी उस समय भी ये जो लाल रंग है ये कम ज़्यादा होता है। जूलियन और ग्रेगरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर जो है ये जो रोमन कैलेंडर था पुराना उसके ऊपर 46 BC या ईसा पूर्व 46 में जूलियस सीजर जो राजा थे उन्होंने इसको प्रारंभ किया था और जो कि 45वीं BC एक साल बाद उसको वो लागू हुआ। और ये उष्णकटिबंधीय जो वर्ष माना जाता है उसको मान के किया गया था। इसके अंदर नियमित रूप से 365 वर्ष दिवस होते हैं जिनको 12 महीनों में बांटा गया है और प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार फरवरी में एक दिन अतिरिक्त गिना गया है। और इस तरह से प्रत्येक जूलियन वर्ष जो है ये 365.25 या 365.25 दिन का माना जाता है। और जूलियन कैलेंडर जो है ये एक लंबे समय की अगर कैलकुलेशन की जाए तो 0.0078 दिनों का इसमें फ़र्क पड़ता है। और जिस कारण बहुत लॉन्ग टर्म पे अगर हम देखते हैं तो जो समान दिन रात वाली स्थिति आती है या जो उत्तरायण दक्षिणायन के जो दिन आते हैं वो उन पे लंबे समय में जाके फ़र्क पड़ता है। और जो ग्रेगरियन कैलेंडर है उसको 1582 ईसा बाद मतलब अभी ईसा के बाद में 1582 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ग्रेगरियन कैलेंडर जो है इसने जूलियन कैलेंडर को थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया था और इससे बराबर 4 हिस्सों में इसको बांट दिया था। और एक उन्होंने साथ में चेतावनी दी थी कि प्रत्येक वर्ष एक लीप ईयर, प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप ईयर होगा बशर्ते कि जब वो 100 से भागित नहीं होता है। तो इस तरह से जो साल 400 से भागित होंगे वो फिर भी एक लीप ईयर कहलाएंगे। जैसे कि 1900 जो है ये 4 से भागित है लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन 2000 ये 4 से भी भागित है और 400 से भी भागित है, इसलिए ये एक लीप ईयर है। तो इस तरह से ये माना गया था। और इस मॉडिफिकेशन ने, इस परिवर्तन ने जो वर्ष की जो सामान्य अवधि थी वो उसको 365.25 से हटा के 365.2425 मतलब ज़्यादा एक्यूरेट या ज़्यादा इन्होंने उसको वैज्ञानिक तौर पे और अच्छा मजबूत बना दिया था। और ग्रेगरियन कैलेंडर में जो पुराना पास्ट एक्यूमुलेटेड डिफरेंस मतलब जो समय का लैप्स हुआ है, जो समय की कालगणना जो इसमें फ़र्क पड़ा है उसको भी ग्रेगरियन कैलेंडर ने मान लिया। और रोमन कैथोलिक चर्च जो है इसने 21 मार्च को जो है वर्नल इक्विनॉक्स मतलब वसंत का जो इन्होंने माना है, वसंत ऋतु का जो पॉइंट माना है उसको 21 मार्च को माना है।
और ग्रेगरी ने जो कैलेंडर जो 1582 में जो कैलेंडर दिया था, उसमें उन्होंने उसको पीछे ले गए, उस तिथि को पीछे ले गए और उसको फिर 21 मार्च की जगह 11 मार्च को माना है। और ग्रेगरियन कैलेंडर जो है, इसलिए इसने 10 दिन शुरू में ही ड्रॉप कर दिए, मतलब 5 से 14 अक्टूबर 1582 इसको शासकीय आदेश से सब तरफ से ख़त्म कर दिया गया इन 10 दिनों को। उसके बाद में 1582 से ये नया कैलेंडर शुरू हुआ और पुराने सारे कैलेंडर समाप्त होके ये नया कैलेंडर चालू हुआ। और मार्जिनल डिफरेंस जो 0.00125 जो इसमें फ़र्क पड़ रहा है ग्रेगरियन कैलेंडर और जो पृथ्वी की सच्ची गति है और जो ग्रेगरियन कैलेंडर में गति मानी गई है, लेकिन इसमें इतना कम फ़र्क है कि 8000 साल में जाके एक दिन का फ़र्क पड़ेगा, इसलिए करीब करीब निगलिजिबल ये बहुत ही गणना ऐसी इसको मानी गई है। और यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वी का जो गति पे जो दूरी पे घूमती है या पृथ्वी की जो गति है उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। और लेकिन जो ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं या जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, उन्होंने एक सुविधा का एक बना लिया है कि जो ग्रेगरियन 16वीं सदी के पहले की जितनी गणना है, मतलब ग्रेगरियन कैलेंडर के स्थापित होने के पहले की जितनी गणना है उसको वो जूलियस कैलेंडर से गिनते हैं, और ग्रेगरियन कैलेंडर के बाद की जितनी घटना है उसको ग्रेगरियन कैलेंडर से गिनते हैं। तो इस तरह से अब अगला जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि महाभारत के समय खगोल स्थिति क्या थी।